हेलो गाइस, देखते हैं हम 25 अक्टूबर 2018 फर्स्ट शिफ्ट के जनरल साइंस के क्वेश्चन। इसके पहले वीडियो में हमने देखे थे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। ए है 124 तत्वों में से 22 अधातु है और अन्य धातुएं हैं। तो यह जो कथन है बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि आवर्त सारणी में अभी तक के केवल 118 तत्व ज्ञात हैं, जिनमें से 20 अधातु, 7 उपधातु, 91 धातुएं। और बी कथन जो कह रहा है प्रत्येक अयस्क एक खनिज है, लेकिन प्रत्येक खनिज एक अयस्क नहीं है। तो यह कथन सही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, मतलब बी कथन सत्य है और ए असत्य है, तो बी सही होगा केवल। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ए। तो ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऋणात्मक त्वरण में किसी पिंड का वेग खालिस्तान होता है। ऋणात्मक त्वरण मतलब ये कह रहा है निगेटिव एक्सीलरेशन। निगेटिव एक्सीलरेशन मतलब जब एक्सीलरेशन अगर कम हो रहा है तो पिंड का वेग क्या होगा। अगर एक्सीलरेशन कम होगा मतलब त्वरण कम होगा, तो वेग भी कम होगा, मतलब वेलोसिटी भी कम होगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी पर सेकेंड इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सीलरेशन। अगर वेग एक्सीलरेशन कम होगा तो वेग भी ऑटोमेटिक कम होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, घट जाती है। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 20 जूल है। यदि बिंदुओं के बीच संभावित अंतर 10 वोल्ट है तो आवेश होगा। आवेश क्या होता है, अगर हम देखें विभवांतर क्या होता है, तो विभवांतर होता है किया गया कार्य प्रति कूलम, मतलब कार्य प्रति कूलम क्या होता है, विभवांतर होता है। तो विभवांतर होता है गाइस, देखते हैं विभवांतर होता है कार्य मतलब जूल प्रति कूलम। देख लेते हैं इसे। 20 कार्य दिया है, कूलम दिया है और 10 वोल्ट हमें विभवांतर दिया है। तो अगर हमें कूलम निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सी इधर ले जाएंगे तो सी इज इक्वल टू 20/10, मतलब हमारा जो आवेश है वो आ जाएगा 2। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा बी। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक लड़का जिसका भार 50 किलोग्राम है 45 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में दौड़ता है। यदि प्रत्येक चरण की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पावर निकालना है और हमें जी लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें अगर इसका पावर निकालना है तो पावर क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा P इक्वल टू, जैसा तो हमें डाटा दिया गया है mgh/t। तो mgh/t हो जाएगा 50 इंटू 10 इंटू 45 इंटू 10 सेकेंड में दौड़ता है। तो प्रत्येक की है 14 सेंटीमीटर। अगर इसे मीटर में चेंज करना हो तो इसमें करेंगे हम 100 का भाग देंगे, तो ये मीटर में आ जाएगा। और टी मतलब समय कितना दिया है, 10 सेकेंड। तो ये 10 से 10 कैंसिल, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल। अब ये हम अगर 5 से ये 2 बार और 2 से 7 बार, तो इसका लगभग 315। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 315 वाट, क्योंकि पावर की यूनिट होगी वाट। इसका आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी धातु के पतले तार में खींचे जाने की क्षमता को क्या कहते हैं। मतलब किसी धातु से अगर हमें पतले तार खींचना है तो किसी भी धातु की जो पतले तार खींचने की जो कैपेसिटी होती है उसे हम क्या बोलेंगे, डक्टिलिटी या लचीलापन। मान लीजिए कोई एक मेटल है, ये मेटल है, अगर इसे हम खींच के लंबे तार इससे बनाते हैं तो ये क्वालिटी उसकी क्या कहलाएगी, डक्टिलिटी या लचीलापन कहलाएगी। और अगर इसी मेटल से हम पतली शीट बनाते हैं, मतलब पतली पतली शीट बनाते हैं हम, है ना, एकदम पतली पतली, जैसे सोने की हम पतली शीट बनाते हैं, टीन की पतली शीट बनाते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, मेलेबिलिटी मतलब तन्यता। और सोनोरस मतलब किसी भी धातु से कितना ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होता है कहेंगे। तो इस आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य या असत्य है।
पानी मतलब समुद्र में ध्वनि की गति 1531 मीटर पर सेकंड है। तो जैसे कि ये जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, मतलब 20 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो समुद्री जल की ध्वनि समुद्री जल में ध्वनि की गति 1531 मीटर पर सेकंड होती है। यह कथन बिल्कुल सही है। और 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच जो आसुत जल में ध्वनि की जो चाल है 1498, यह भी बिल्कुल सही है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी दोनों सही हो जाएंगे। तो इसके लिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों का लिंग निर्धारण करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो जैसे अगर ये देखें तो जो मेल के स्पर्म में एक्स और वाई शुक्राणु पाए जाते हैं और फीमेल के इसमें एक्स और एक्स पाए जाते हैं, एक्स एंड एक्स। अगर ये निषेचित होते हैं तो एक एक शुक्राणु इनके मिलकर निषेचित होते हैं। तो अगर एक्स एक्स निषेचित होंगे तो गर्ल चाइल्ड मतलब होने वाली जो संतान होगी लड़की होगी, और अगर एक्स एंड वाई मिलेंगे तो लड़का पैदा होगा। तो इसलिए जो वाई है इसमें मेन भूमिका निभाता है, इसलिए पिता इसके लिए जिम्मेदार होगा, क्योंकि वाई शुक्राणु जो है वो पिता के स्पर्म में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 5 कूलाम के आवेश को 16 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदु के बीच ले जाने में किया गया कार्य। तो जैसे कि विभवांतर इज इक्वल टू होता है कार्य प्रति कूलाम, मतलब कार्य प्रति आवेश। तो कार्य प्रति कूलाम तो मतलब जूल पर कूलाम। तो अभी हमें दिया क्या गया है, वोल्ट दिया गया है, मतलब 16 इज इक्वल टू हमें W निकालना है और कूलाम दिया हुआ है 5। तो हमारा कार्य क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 80 जूल हो जाएगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन संयोजी उत्तक नहीं है। तो उपास्थि उत्तक, पेशीय उत्तक, वसा उत्तक और लिगामेंट। तो अगर उत्तकों की बात करें तो उत्तक का कार्य क्या होता है, तो उत्तक का जो कार्य होता है अंगों से अंगों को जोड़ना, मतलब ये संयोजी उत्तक का कार्य होता है। और उत्तक जो है ये कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और इनका जो मुख्य घटक होता है कोलेजन प्रोटीन होता है। और अगर उपास्थि उत्तक की बात करें तो यह भी संयोजी उत्तक है, जो कि नाक और कान की हड्डियों में पाया जाता है, मतलब लचीली हड्डियाँ जो होती है उसमें उपास्थि उत्तक पाया जाता है। और अगर पेशी उत्तक की बात करें तो यह शरीर को गति प्रदान करता है, मतलब अंगों को गति प्रदान करता है, इसलिए यह संयोजी उत्तक नहीं है। और वसा उत्तक जो है तापमान को नियमित करता है तथा शरीर को ताकत भी प्रदान करता है, और यह त्वचा के नीचे रहकर अंगों को एवं शरीर को आकृति प्रदान करता है, मतलब शेप प्रोवाइड करता है। और लिगामेंट जो है हड्डी से हड्डी को जोड़ने का कार्य करता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, पेशीय उत्तक, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, ऑक्सिन, एब्सिसिक एसिड, साइटोकिनिन। यह तीनों पादप हार्मोन है, लेकिन एड्रेनालाइन जो है मतलब ऑप्शन डी, ये जो है जंतु हार्मोन है, मतलब एनिमल हार्मोन है। तो ऑक्सिन का कार्य क्या होता है, ऑक्सिन जो है पौधों में तनों की वृद्धि बढ़ाने में और पौधों के विकास में सहायक होता है। और साइटोकाइनिन जो है यह जो है कोशिका विभाजन में सहायक होता है। और एब्सिसिक एसिड है, इसे नेचुरल एसिड भी कहते हैं, जो पौधों में पाया जाता है और यह वृद्धि अवरोधक हार्मोन कहलाता है। और इसे एक नाम और कहते हैं, इसे स्ट्रेस हार्मोन, हाँ स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी इसे जाना जाता है। और एड्रेनालाइन जो है यह जंतुओं में पाया जाता है। जैसे हाँ जब भी हमें स्ट्रेस होता है तो हमारे बीपी कम ज़्यादा होना ये एड्रेनालाइन के कारण भी होता है, इसलिए इसे फियर एंड फाइट हार्मोन भी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, एड्रेनालाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर्त सारणी में से कौन सा तत्व अधिकतम संख्या में यौगिक बनाता है। तो ये जो है सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला होता है कार्बन, ऑप्शन डी। हाइड्रोजन पहला एलिमेंट, ऑक्सीजन 8वां, सल्फर 16, कार्बन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द्रवों में सतह पर कणों का एक छोटा अंश होता है। तो द्रव जो भी लिक्विड होता है उसकी सतह पर जो कण होते हैं वो उनमें संभावित ऊर्जा मतलब अधिकतम होती है, अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है, कम संभावित ऊर्जा, संभावित मतलब पोटेंशियल एनर्जी, और कम गतिज ऊर्जा। जो सतह पे होते हैं तो उनमें क्या होती है, सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, इसलिए वो सतह पर आ जाते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 12वें का, अत्यधिक गतिज ऊर्जा, मतलब ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वसा और तेल निम्न कारणों से खराब हो जाते हैं। वसा और तेल, अगर हम किसी भी चीज़ को खुला छोड़ देते हैं तो वो खराब क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करती है और हाइड्रोजन रिलीज कर देती है, जिसके कारण वो खराब हो जाते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन हो जाता है इनका। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है या ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? ऑक्सीजन वह क्रिया होती है जिससे कोई भी तत्व या यौगिक ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीडाइज हो जाता है और हाइड्रोजन रिलीज करता है, जिससे उसमें दुर्गंध उत्पन्न हो जाती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अन्न प्रणाली ओसोफिगस और मुंह की परत भी डैश से ढकी होती है। स्क्वेमस उपकला, सिलेटेड एपिथेलियम, स्तंभाकार या कॉलमनर उपकला, ग्रंथियो उपकला मतलब ग्लैंडुलर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिलेटेड एपिथेलियम। अब ये सिलेटेड एपिथेलियम क्या होती है? यह बहुत ही पतली, मतलब बाल की तरह पतली होती है, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड फेलोपियन ट्यूब ऑफ वोमेन में पाई जाती है। मतलब महिला का जो फेलोपियन ट्यूब होता है उसमें पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिलेटेड एपिथेलियम। और स्क्वेमस भी सिंगल लेयर होती है और ग्लैंडुलर भी सिंगल लेयर होती है। और ग्लैंडुलर जो होती है यह पसीना, लार और म्यूकस के लिए जिम्मेदार होती है और यह डाइजेस्टिव एंजाइम भी रिलीज करती है और हार्मोन भी के लिए जिम्मेदार होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने दिखाया कि एक ही ऊंचाई से गिराए जाने वाले विभिन्न द्रव्यमान की वस्तुएं एक साथ जमीन पर पहुंचेगी? तो यह कथन यह प्रयोग किसका था? यह प्रयोग था गैलीलियो गैलीली का। आइजैक न्यूटन गति के समीकरण, आर्किमिडीज ने दिया था उत्प्लावन का बल, उत्प्लावन का सिद्धांत दिया था इन्होंने। रॉबर्ट बॉयल मतलब बॉयल्स लॉ इन्होंने दिया था, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो वॉल्यूम है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा प्रेशर के। मतलब अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे अगर कोई फिक्स वॉल्यूम है, अगर मान लीजिए फिक्स वॉल्यूम है, अगर उसमें प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा और प्रेशर बढ़ेगा। यह कथन किसका था? रॉबर्ट बॉयल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य में टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न करता है? मतलब मनुष्य में, मतलब मनुष्य की बात कर रहे हैं, मतलब मेल की बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? वृषण मतलब टेस्टिस। निम्नलिखित में से कथन सत्य है। पहला है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में विभिन्न तत्वों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। मतलब अगर कोई इक्वेशन है उसमें उत्पादक और अभिकारकों की जो प्रोटॉनों की संख्या है वो समान होती है संतुलित रासायनिक समीकरण में, ये बिल्कुल सही है। और असंतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में एक या अधिक तत्वों के प्रोटॉनों की असमान संख्या होती है, ये भी सही है। असंतुलित में असमान होती है और संतुलित में समान होती है, मतलब दोनों साइड। तो ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 100 वाट का एक विद्युतीय बल्ब प्रतिदिन 9 घंटे के लिए प्रयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक दिन में खपत की गई ऊर्जा कितनी इकाई होगी? तो अगर एक यूनिट में कितना होता है? 1000 वाट होता है। तो हम 100 वाट जलाते हैं और 9 घंटे जलाते हैं, तो 9 घंटे का क्या हो जाएगा? 900 वाट हो जाएगा। तो 1000 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.9 आ जाएगा। तो हमारा कितना आ जाएगा? 0.9 इकाई। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी खालिस्तान पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी जो है परमाणु क्रमांक पर आधारित है, और इसके पहले जितनी भी आवर्त सारणियाँ दी गई थी, मतलब अभी जो हेनरी मोजले की आवर्त सारणी है ये परमाणु क्रमांक पर आधारित है, और इसके पहले मेंडलीव तक के जो भी थी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल को क्या कहते हैं? ये सबसे आसान सवाल है, गुरुत्वाकर्षण बल। मेंडलीव अपनी तालिका में निम्नलिखित में से किस तत्व को सही स्थान नहीं दे सके थे? तो ये जो है इन्होंने अपनी आवर्त सारणी दी थी 1869 में, जिसमें यह हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं कर पाए थे। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, जो कि इसके फेल होने का प्रमुख कारण था।
इसलिए आंसर हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में डैश को बदलने के लिए अक्सर रियोस्टेट का उपयोग किया जाता है, तो इसमें किसे परिवर्तित किया जाता है? तो इसमें प्रतिरोध को परिवर्तित किया जाता है तथा धारा को कंट्रोल भी इससे किया जा सकता है और तथा वोल्टेज को भी हम इससे बदल सकते हैं। तो अगर इसका देखें आंसर तो प्रतिरोध होगा। जड़ से दूर पदार्थों के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? जड़ से दूर पदार्थों के परिवहन मतलब यह जो है जमीन से खनिज पदार्थों को ऊपर ले जाने का काम कौन करता है? जाइलम। जाइलम जो है जल एंड खनिज लवणों को पौधों के ऊपर मतलब गुरुत्वाकर्षण के अपोज कार्य करता है, तो जाइलम कहलाएगा। और फ्लोएम क्या होता है? फ्लोएम जो है बने हुए भोज्य पदार्थ को पौधों के हर विशेष अंगों तक पहुंचाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जाइलम। और कैम्बियम क्या होता है? कैम्बियम जो होता है ये फ्लोएम और जाइलम बनाने के लिए जिम्मेदार होता है, क्योंकि कैम्बियम जो है ये इसके विभाजन से एक और जाइलम बनता है और दूसरी ओर फ्लोएम बनता है। ग्राउंड ऊतक, हाँ मतलब जमीनी ऊतक इसको हिंदी में कहेंगे तो ये भी प्लांट टिश्यू होता है। इसमें वह ऊतक होते हैं जो ना तो वस्कुलर होते हैं और ना ही डर्मल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक कंपमान पिंड का आवर्तकाल 0.04 सेकेंड है, तो तरंग की आवृत्ति कितनी होगी? तो हमें आवृत्ति निकालना है। आवृत्ति क्या होती है? वाइब्रेशन पर सेकेंड। तो कितना आवर्तकाल दिया है टाइम पर सेकेंड? तो 0.04 मतलब 4/100 पर सेकेंड है ना। तो ये हो जाएगा 4/100 मतलब 1/25। तो हर्ट्ज कितना हो जाएगा? 25 क्यों होगा? क्योंकि 20 आवर्तकाल जो है आवृत्ति का अपोजिट होता है, इसलिए आवर्तकाल हमें 0.04 दिया है, तो उसका अपोजिट 25। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।